बिहार चुनाव पर हमारा ये कार्यक्रम बोले बिहार यात्राओं में आप कह सकते हैं महागठबंधन आ गए हैं। बिहार में बीजेपी का लीडर कौन है? सुशील मोदी के बाद वैसा कोई चेहरा बीजेपी में बिहार में नहीं है। 55 के आसपास कांग्रेस को सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तेजस्वी यादव के जहां तक मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने का सवाल है, मुझे नहीं लगता अगर पप्पू यादव और इन लोगों की थोड़ी सी भी सुनी जाएगी बाबा, तो पप्पू यादव तो डेड अगेंस्ट ऑल। प्रखंड हो या जिला, बबुआने से हिला पवन सिंह का गाना है। लेकिन राजपूत के एक तबका में यह भी नाराजगी है। वहाँ आप देखिए उस इलाके की अगर बात करें तो वहाँ राजपूत और जो कुशवाहा की बात कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट होते हैं, तो राजपूत और कुशवाहा में वहाँ यह भी देख रहे हैं कि पवन सिंह जाके उपेंद्र कुशवाहा के पैर क्यों पड़ रहे हैं। किसके पास कितना माल है, ये जानकारी कौन दे रहा है? प्रशांत किशोर। पूरा नेता समाज जो है ना, वो डरा हुआ है बिहार में, खासकर बीजेपी वाला, जेडीयू वाला। देश भर में त्योहारों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, दशहरा बीत चुका है और अब तैयारी है दीपावली की। और दीपावली के 6 दिन बाद छठ, और छठ के कुछ दिनों बाद देश के एक राज्य में चुनाव है जिसकी सियासी सरगर्मियां लगातार सुर्खियां बटोर रही है। ये राज्य है बिहार, और इसी बिहार चुनाव पर हमारा ये कार्यक्रम बोले बिहार लेकर हम हर हफ्ते आपसे मुखातिब होते हैं, जिसमें तमाम मेहमान भी होते हैं और हमारे तमाम सहयोगी भी होते हैं, जो आखिर चुनाव में चल क्या कुछ रहा है, तमाम पार्टियों के भीतर खाने क्या कुछ चर्चाएं हैं, शीट शेयरिंग के फॉर्मूला से लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप में कौन सी पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ रही है चुनाव में, ये तमाम बातें, अंदर की जानकारी हम आप तक साझा करते हैं। और एक बार फिर से इस हफ्ते मेरे साथ मेरे तमाम कलीग्स मौजूद हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपका करा दूं। मेरे साथ इस वक्त राजीव रंजन सर मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर आपका। मेरे साथ प्रशांत सर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर आपका। और हमारे विशेष फरमाइश पर अखिलेश सर भी इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया अखिलेश सर का। और गमछे को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार से लौटे हैं बाबा उर्फ मनोरंजन भारती, बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। और हमारे साथ जैनेंद्र हैं जो कि कांग्रेस को कवर करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है जैनेंद्र आपका भी। और गमछा जिन्होंने पहना है विशेष तौर पर उन्हीं से शुरुआत कर ली जाए। बिहार का ताबड़तोड़ दौड़ा, चेहरे पर टैनिंग है, लेकिन मेकअप करा के आए हैं, ये मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं आप लोगों को। लेकिन पूरा इनसाइड डिटेल, कल D10 भी लगाए थे, D10 भी करा के आए हैं। बाबा बिहार में आप रहे, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि अब जब चुनाव, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं दहलीज पर है, अगले हफ्ते किसी भी दिन अनाउंसमेंट जो है वो हो सकती है। आप इससे पहले जब वोट अधिकार यात्रा कवर करने गए थे और अब कुछ दिन पहले गए, क्या इतने दिनों में आपको फर्क महसूस नजर आया बिहार में, बिहार की राजनीति में? चुनाव की घोषणा कब होगी वो अखिलेश सर बता देंगे अभी थोड़ी देर में आपको। बाकी बात मैं बिहार की बता देता हूँ। जन अधिकार यात्रा में गए थे, तो वोट अधिकार में, तो वहाँ पर राहुल गांधी ने 174 सीटों पर उन्होंने दौरा किया था। साथ में मुकेश सहनी को भी रखा था, साथ में दीपांकर जी भी थे, तेजस्वी भी थे। उसके बाद जब मैं इस बार गया तो इस बार मैं तेजस्वी की यात्रा में गया था, समझे, जन अधिकार यात्रा में। हुआ कि राहुल गांधी से बिहार अधिकार यात्रा, हाँ बिहार अधिकार यात्रा, तो जो इलाके छूट गए थे ना, उन इलाकों में गए थे तेजस्वी, जैसे सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय, इन सब इलाके में गए थे, समस्तीपुर। तो उनका अपना सोलो यात्रा थी, बाकी कांग्रेसी भी जुड़ते थे, तो उन्होंने भी ये सोचा कि जो जगह छूट गया वहाँ पर कर देना चाहिए। तो यात्राओं में आप कह सकते हैं महागठबंधन आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने अभी शुरू नहीं किया। बीजेपी का जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक सम्मेलन करते हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन। कोई यात्रा उतार, अमित शाह गए थे अभी गए थे, 2 जगह गए थे, कटिहार साइड में भी गए थे, अररिया गए थे, उसके बाद बेगूसराय भी गए थे। तो बीजेपी ने वैसा शुरू नहीं किया है। नीतीश कुमार की यात्राएं, रैलियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो एडवांटेज अभी यात्राओं के मामले में महागठबंधन को है। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सीट शेयरिंग कब होगा, सीट शेयरिंग की घोषणा कब होगी, और उसमें कई क्या बताया आपको तेजस्वी ने? आपने तेजस्वी का इंटरव्यू भी किया। ये जो महागठबंधन है, इसमें जितने दल हैं अभी यही रहेंगे, किसी का आने जाने की कोई संभावना जाने की ज्यादा नजर आती है? नहीं, आने की 2 दलों की बात हो रही है। जेएमएम को भी सीट दिया जाएगा, अच्छा, और पशुपति पारस को भी सीट दिया जाएगा। ठीक है। अनोली की सीट और एक हाजीपुर में एक आध सीट, 2-3 सीट उनको दिया जाएगा, टू काउंटर चिराग पासवान। ओके, समझ गए? ठीक है। तो हाजीपुर में भी होगा उनका कैंडिडेट और खगड़िया में भी होगा। मुद्दों के हिसाब से दोनों यात्रा में आपको क्या फर्क नजर आया? उसमें हमने देखा SIR का बोलबाला था,
इस वाली यात्रा में क्या तेजस्वी एसआईआर का जिक्र कर रहे थे या वो बिहार सेंट्रिक थे? नहीं, एसआईआर का वोट चोरी का उतना जिक्र नहीं कर रहे थे, वो सीट चोरी का जिक्र कर रहे थे। उनका कहना था पिछले चुनाव में उनकी कई सीटें जो है जेडीयू ने चुरा ली हैं, ठीक है, उसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन वो यात्रा जो है अपने समर्थकों में जोश भरने के लिए ज्यादा था, क्योंकि उनके समर्थकों को ये न लगे कि वो पीछे छूट गए हैं वो इलाके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सीट शेयरिंग। कांग्रेस अभी तक उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। तमाम यात्राओं में देखा वो खुद ही भीड़ से पूछते थे। 243 सीटों पर तेजस्वी लड़ेगा जैसी बातें वो करते उसमें अंदर जो है बहुत वो एक राजनीति चल रही है। पूछेंगे इस पर जैनेंद्र और प्रशांत से भी। अखिलेश सर का रुख करते हैं। अखिलेश सर, यात्राओं में जब बाबा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आगे है, तो क्या हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करें कि बीजेपी और ये जो एनडीए है ये चुनाव ही इसी मैकेनिज्म पर लड़ रही है कि हम कोई बहुत बड़ी यात्रा ये सब नहीं, जब डेट अनाउंस होंगे उसके बाद हमारे स्टार कैंपेनर और सबसे बड़ा चेहरा जो है वो मैदान में उतरेंगे, वो प्रचार करेंगे। क्या है बीजेपी की रणनीति, ये पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा एनडीए के लिहाज से, उसके बाद हम फिर अगले क्वेश्चन में सीट शेयरिंग। देखिए, बीजेपी के जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं पीएम नरेंद्र मोदी, वो तो पहले से ही बिहार में लगातार उतर रहे हैं। कल भी एक प्रोग्राम वो करने जा रहे हैं जो युवाओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है। बिहार जा रहे हैं पीएम? नहीं, यहाँ से यहीं से प्रोग्राम करेंगे, लेकिन 5 लाख जो ग्रेजुएट हैं बेरोजगार, उनको 2 साल तक 1,000 रुपये महीना, ये जो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री निश्चय को योजना नाम है दिया था उसका, उसके तहत देने की बात है। तो आपने इससे पहले देखा कि महिलाओं को 10,000 रुपये दिया गया, 75 लाख को, 25 लाख को आज शायद नीतीश कुमार ने दिया है। आपने मुझे ये 1 करोड़ लोगों को हो चुका है अभी, 1 करोड़ मैं एक चीज उत्सुकता है जानने की, वो नीतीश कुमार जो फ्रीबीज को लेकर हमेशा से विरोध करते रहे, इस तरीके से पैसे बांटने को लेकर भी उन्होंने, जब वो एक्टिव बहुत ज्यादा थे तो हमेशा वो सवाल खड़े करते थे। बीजेपी ने ऐसी क्या घुट्टी पिलाई नीतीश कुमार को, या फिर ये हम समझे नीतीश बीजेपी के सामने सरेंडर हो चुके हैं कि अब चुनाव से 2 महीने पहले ताबड़तोड़ योजनाएं, ताबड़तोड़ फ्रीबीज का ऐलान बिहार में सरकार कर रही है? ये जो युवाओं वाली योजना है, ये तो नीतीश कुमार की अपनी योजना है। हाँ, तो वो तो खुद ही इसका ऐलान कर चुके थे, तो उसी को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। महिलाओं में फ्रीबीज आप इसको शायद नहीं कह सकते हैं, इस पर बहस होगी, सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा जो कोशिश है वो ये है कि 10,000 रुपये दिया जाए ताकि वो अपना खुद का कुछ रोज़गार शुरू कर सके, और उसके बाद असेसमेंट होगा, उसके बाद फिर आगे भी उनको सहायता मिल सकती है। वो एमपी के लाडली योजना के सक्सेस को रेप्लिकेट ये डिफरेंट है। लाडली योजना में तो सभी महिलाओं को एक मुश्त राशि दी जा रही है। यहाँ पर टारगेटेड महिलाओं को चिन्हित करके रोजगार, स्वरोजगार के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लोन है ये, एक तरह का लोन मान के चलिए आप, है तो राशि दी गई है, अब कब वसूली जाएगी, कब नहीं दी जाएगी, शर्तों पे दिया गया है, वो तो डिटेल पता लगेगी। ठीक है। लेकिन अभी मोटे तौर पर तो ये कि सहायता है जो रोजगार को अपने आप शुरू करने के लिए दे रहे हैं। चुनाव प्रचार का चेहरा कौन होगा? नीतीश कुमार। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ऊपर से नीचे पार्टी, ऊपर से नीचे तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। जहाँ तक सीटों के बंटवारे की बात है, कल और परसों 2 दिन पटना में बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। ठीक है। उसके बाद इसी बीच में यहाँ पर बीजेपी बात करेगी चिराग पासवान से, जीतन राम मांझी से और उपेंद्र कुशवाहा से। अभी जो बैठकें हुई उसमें क्या हुआ जब अमित शाह पहुंचे बिहार? वो कार्यकर्ता सम्मेलन थे, वो बीजेपी के अपने कार्यकर्ता सम्मेलन थे। उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सारे जो कार्यकर्ता हैं वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी की कार्यकर्ताओं से खासतौर से कहा गया कि आपको हर सीट पर एनडीए को जिताने का लक्ष्य रखना है। ठीक है। यानी 243 सीटों पर आपको काम करना है, ये हर पार्टी के नेता को और कार्यकर्ता को कह दिया गया है। एक और सवाल ये है कि बिहार में बीजेपी का लीडर कौन है? नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री बाय डिफॉल्ट। हु इज कॉलिंग शॉट्स इन बिहार बीजेपी? सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, ये समवन एल्स, चौथा कोई है? क्या नजर आती है? अभी जब अमित शाह गए भी तो हमने एक, बस राजनीति में कहते हैं कि लैंग्वेजेस से और आप इंटरप्रिटेशन से इंटरप्ट करते हैं। को पूरी बैठक जब खत्म हुई तो उनकी गाड़ी में सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल ये दोनों बैठ के निकले। बिहार बीजेपी में शॉट्स कौन कॉल कर रहा है, ये मैं आपसे थोड़ा समझना चाह रहा हूं, क्योंकि बिहार बीजेपी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की भी बातें रह रहकर सामने आती रही है और सुशील मोदी के बाद उस चेहरे की कमी बीजेपी को अभी भी महसूस होती है। सुशील मोदी के बाद वैसा कोई चेहरा बीजेपी में बिहार में नहीं है। ठीक है। जो जिस पर आप कह सके कि वही सारे फैसले बीजेपी की ओर से करेगा। तो वहाँ पर बीजेपी ने इसीलिए एक तरह से सामूहिक नेतृत्व लेकर के चलने की कोशिश की है। जहाँ तक दिलीप जायसवाल का प्रश्न है, चूंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो संगठन की पूरी कमान तो जाहिर सी बात है कि उनके हाथ में है। लेकिन अभी 3 जो है प्रभारी चुनाव के लिए नियुक्त कर दिए गए, धर्मेंद्र प्रधान, CR पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य, और इसके साथ ही अमित शाह जो हैं
वो इस पूरे चुनाव की कमान उन्होंने अपने हाथ में रखी है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये एनडीए का चुनाव है। और इसलिए चाहे बीजेपी की अपनी एक मैनिफेस्टो कमेटी बन गई हो, लेकिन जब बीजेपी का मैनिफेस्टो अलग होगा और साथ ही साथ एनडीए का मैनिफेस्टो भी आएगा, उसमें सारी पार्टियों का मिलकर के भी एक मैनिफेस्टो आएगा। तो कोशिश ये संदेश देने की है कि एनडीए पूरा एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहा है। जो बात आपने यात्रा की कही थी, जो मनोरंजन भी कह रहे थे कि वहाँ पर तेजस्वी की यात्रा हो गई, राहुल की यात्रा हो गई, बीजेपी अभी यात्रा वाले मॉडल में नहीं जा रही है। बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया कहीं है, रहा भी नहीं है मुझे लगता है। और दूसरा उन्होंने शुरू किया है वहाँ पर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर अपने एनडीए के नेताओं को भेजने की कोशिश की, बड़े नेताओं की। इसमें समिति बनाई गई और ये इंश्योर किया गया कि जितने घटक दल हैं सबके नेता उस समिति में रहें। ठीक है। तो 7-7 नेताओं को हर जगह इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भेजा गया। वो जो माइक्रो मैनेजमेंट की बात बीजेपी करती है, बड़ी वजह भी है चंदन, क्योंकि पिछली बार मुझे लगता है एनडीए में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे। तो जब से वो शामिल हुए हैं, एक जो बात मैं बात करने से जो पता चलता था कि नीचे सबको महसूस होता था कि नीचे एनडीए के नीचे कार्यकर्ताओं में वो कोहेशन नहीं हो पा रहा है, वो क्या बोले एकजुटता नहीं देखने को मिल पा रही है। पिछले चुनाव के बाद जो दो पार्टियां आई, अच्छा, क्योंकि पिछले चुनाव में वो साथ में नहीं थे, न चिराग पासवान थे, न उपेंद्र कुशवाहा, तो उनको एक साथ रखा जाए। और इसी के जो कॉन्सेप्ट था कार्यकर्ता सम्मेलन का यही था कि सब लोग एक साथ आए, और इसलिए एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। और अखिलेश सर बिल्कुल ठीक रहे थे, अमित शाह जाके उन्होंने कहा कि ये चुनाव एनडीए का है और हर प्रत्याशी एनडीए का प्रत्याशी है, चाहे चुनाव चिन्ह कोई भी हो, किसी भी पार्टी का, एनडीए के किसी भी घटक दल का प्रत्याशी है, लेकिन वो एनडीए का प्रत्याशी है। तो ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन, उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही था। डर ये भी था कि नीचे एक कोहेशन नहीं होने से दिक्कत हो सकती है, अगर कार्यकर्ता आपस में नहीं एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो उससे एनडीए को नुकसान होगा, इसलिए वो जा रहा है। उसका एनडीए नेताओं का कहना है कि बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ है और सबको हर जगह एक एक कार्यकर्ताओं को, एक दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जान पहचान करने में उससे फ़ायदा मिला है और उससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है राजीव सर, एनडीए की जब हम बात कर रहे हैं तो जब उपेंद्र कुशवाहा भी हैं इसमें इस बार और चिराग भी हैं, और चिराग के हमने सुर देखे कैसे थे बीते दिनों, लेकिन उसके बाद और जीतन राम मांझी भी है, भी है। लेकिन चिराग को लेकर अखिलेश सर ने हमें बताया था कि उनसे 1-to-1 बात की गई कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते। उसके बाद उनका टोन बिल्कुल हम देख रहे हैं कि अब वो साथ में होते हुए नजर आ रहे हैं। सीटों को लेकर चिराग को मना लिया गया कि क्या है उनकी पार्टी में इस वक्त? देखिए, बाहर के लोग तो कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह की अगर बातें निकल के सामने आ रही है, खासतौर से चिराग को लेके जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो जीतन राम मांझी जो एक महत्वपूर्ण घटक दल है बिहार के सेंस में अगर बात करें तो साफ तौर पर कहते हैं, चिराग पर निशाना साध रहे हैं कि चिराग जिस तरह का दावा कर रहे हैं कि 20 सीट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 5 MP लेके आए हैं, 5 MP के मुताबिक जितने विधायक होते हैं वो हमारे मुताबिक मिलनी चाहिए और उस जगह मिलनी चाहिए जहाँ विनिंग कैंडिडेट हो। 6-5-30 का फॉर्मूला, 30 का और 30 वो जगह मिले जहां हमारे कैंडिडेट जीत सकते हैं, ये बात कर रहे हैं। दूसरी ओर वो भी बात कर रहे हैं कि हमें राज्य स्तर का पार्टी का दर्जा चाहिए। जीतन राम मांझी बात कर रहे हैं तो हमें भी उस तरह की सीट चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास लोग बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, चिराग के पास पैसा है, उस तरह की बातें कर रहे हैं। वही उपेंद्र कुशवाहा भी बात कर रहे हैं, और कुशवाहा सबसे कम बोल रहे हैं। कुशवाहा लेकिन कम बोले, लेकिन इशारों में। लेकिन कुशवाहा की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पवन सिंह यहाँ पर आए मिलने के लिए और उससे बीजेपी को लेकर गए तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा के पास गए और पैर छू के वो प्रणाम कर रहे हैं। फोटो वायरल है जो दिख रहा है। पहले उन्होंने क्या बोला और किस तरह से चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर चले गए थे काराकाट के बाद। तो ये सारे समीकरण समझने की जरूरत है। और इतना ये नहीं कि बीजेपी में अगर बात करें तो टिकटों के समय जब बात होगी तो चाहे चिराग पासवान हो, चिराग पासवान भले भी शांत हुए लेकिन शांत होने वाले नहीं है। उनका अतीत को आप बिल्कुल याद कीजिए, पिछली बार अगर याद कीजिए तो वो अपने समर्थकों का टिकट चाहेंगे और उनके जो समर्थक साफ तौर पर बोल रहे हैं कि हमारा नेता जो है मुख्यमंत्री के पद की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की चेहरा की बात कर रहे हैं। वह यह भी कह रहे हैं कि एनडीए में चिराग के सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो एनडीए के मजबूत कैंडिडेट की बात कीजिएगा, सीएम कैंडिडेट का, तो अपने आप को चिराग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं क्योंकि बाबा ने कांग्रेस की जो पूरी यात्रा है वो कवर की सदाकत आश्रम वाली। लेकिन उससे पहले मैं जैनेंद्र आपसे जानना चाहूंगा, क्या पता चला आपको? ये पूरी यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, उसके बाद सदाकत आश्रम जब 81 साल बाद कांग्रेस पहुंची तो क्या वहां के मंथन से निकला? क्या है अब कांग्रेस का प्लान? कितनी सीटों को लेकर? आपने तो एक एपिसोड में बोले बिहार के कहा कि 80 तक भी मन बढ़ गया था एक समय, यात्रा के तुरंत अगले हफ्ते तक। अब कहां तक नीचे लेकर आए हैं लालू यादव? कितने पहलवान देखने की बात कर रहे हैं लालू यादव?
देखिए, पहले तो सदाकत आश्रम कांग्रेस पहुंची नहीं। सदाकत आश्रम जो है वो बिहार प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर का नाम है। हाँ वही। तो बिहार में कांग्रेस उसी जगह से चलती है। हाँ, ये अलग बात है कि उस दफ्तर की रौनक एक जमाने के बाद बढ़ी और आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों और देश भर के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो पहुंचे। इस तरीके से कांग्रेस ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो बहुत सीरियस है बिहार को लेकर के और एक सीरियस प्लेयर के तौर पर दिखना चाहती है, क्योंकि पिछली बार ये आरोप लगा था कि कांग्रेस ने गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ा, 70 सीटों पे चुनाव लड़ा, केवल 19 जीते, उसमें भी सीरियस 30 ही लड़े थे और इसके कारण से तेजस्वी सरकार नहीं बना पाए। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को एक सीरियस मैसेज देना था और उसी दिन सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद में गए राहुल गांधी एक सम्मेलन में गए। वो ईबीसी सम्मेलन था, अति पिछड़ा समाज के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें अति पिछड़ा समाज के लिए घोषणा पत्र का ऐलान किया इंडिया अलायंस ने। राहुल गांधी ने, तेजस्वी को भी बुलाया, तेजस्वी यादव भी थे, मुकेश सहनी भी थे, माले के नेता भी थे। तो पूरे अलायंस ने ईबीसी के लिए एक मैनिफेस्टो अनाउंस किया और उस मैनिफेस्टो की बड़ी चर्चा हो रही है। और जो पूरा गेम प्लान है इंडिया अलायंस का, उनका जो बेस वोट है वो तो है ही, जो सेंध लगाने की कोशिश हो रही है नीतीश कुमार के वोट बैंक में, वो अति पिछड़ा वोट बैंक ही है और उस पर काफी समय से कांग्रेस काम कर रही है। बाकायदा ईबीसी सेल बनाया कुछ समय पहले कांग्रेस ने बिहार में, उसने एक पूरी यात्रा निकाली बिहार में, कर्पूरी यात्रा। हालांकि वो उतनी रिपोर्ट नहीं हुई क्योंकि उसमें कोई बड़ा नेता नहीं चल रहा था, लेकिन वो समाज तक पहुंची। उसके अलावा मैनिफेस्टो आया। तो इसको लेके कोशिश तो देखिए हो रही है। ये सब तो तब होगा जब सीटें अनाउंस होंगी, कितने सीट पर, ये सारी एक्सरसाइज है। अब जो बात थी कि राहुल की यात्रा के बाद सीटों को लेकर कांग्रेसी जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। 90 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारों के नाम आमंत्रित किए थे, लगभग 90 सीटें स्क्रीनिंग कमेटी उसमें। उसमें 70 वो सीटें हैं जो पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी, ठीक है, और 20 नई सीटों पर कांग्रेस की नजर है। तो कांग्रेस को ये पता है कि अगर हम 55 लड़े, 60 लड़े, 65 लड़े, 50 लड़े, इसमें से हमें पिछली बार की जो कमजोर सीटें हैं वो छोड़नी है। कांग्रेस का अपना टारगेट है कि 20 के करीब में पिछली बार की जो ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, जहां बीजेपी और जेडीयू का समीकरण मजबूत है, वो सीटें इस बार नहीं लड़नी है, वो सरेंडर करना है। 20 सीट वो आरजेडी, माले और वीआईपी आपस में बांटे। और इसके अलावा 10 के आसपास नई सीटें हैं जिन पर कांग्रेस की नजर है। हालांकि बात नहीं बनी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कई सीटें हैं जिन नई सीटों पर कांग्रेस की नजर है, वो देने के लिए आरजेडी तैयार नहीं है। उल्टे आरजेडी की नजर कांग्रेस की कुछ अच्छी सीटों पर है। लोग तो ये जीती हुई उनमें हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनकी सीट है कुटुंबा। हालांकि उस सीट से कांग्रेस ने उनका टिकट फाइनल कर दिया है, लेकिन इंटरनल डिस्कशन में ये कहा गया आरजेडी की तरफ से कि ये सीट आपकी कमजोर है, ये सीट हमें दे दीजिए। तो एक तरीके से आरजेडी ने सीधे प्रदेश अध्यक्ष की सीट पे ही दावा करके कांग्रेस को एक प्रकार से बैकफुट पे कर दिया। तो एज ऑफ नाउ, शॉर्ट में अगर मैं कहूं, लंबी बात हो जाएगी, कि 55 के आसपास कांग्रेस को सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। उसमें लगभग 5-6 नई सीटें हो सकती हैं। 20 सीट पुरानी कांग्रेस छोड़ रही है, लेकिन जो नई सीटें कांग्रेस चाह रही है उस पर बात नहीं बन रही है। फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच कम्युनिकेशन अभी नहीं नजर आ रहा है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि ये जो हफ्ता है, चुनाव भी ऐलान होना है और उसके आसपास में सीटों का ऐलान जो है वो हो जाएगा, लेकिन पेच जो है वो नई सीटों पर बुरी तरीके से फंसा हुआ है, बात नहीं बन रही है। बाबा, आप तो उस दिन मौजूद भी थे सदाकत आश्रम में, ये बताइए कब अनाउंस होंगे कि तेजस्वी होंगे भाई सीएम चेहरे, या नहीं होंगे चुनाव से पहले? नहीं, होंगे, लेकिन उसके पहले कुछ काम होना बाकी है। यदि आप कांग्रेस के नेताओं से ऑफ कैमरा बात कीजिए या फिर जो भी घटक दल है उससे ऑफ कैमरा बात कीजिए, तो कांग्रेस कुछ ठोस एश्योरेंस चाहती है। जैसे मुकेश सहनी कह रहे हैं ना कि डिप्टी सीएम अनाउंस करो, वो कह रहे हैं अनाउंस करो। सर पिछले बार बोले थे कि सांकेतिक तौर पे शपथ नहीं, देखिए उसमें पेच है, वही पेच है। जैसे मुकेश सहनी कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम का जैसे ही सीएम पद का नाम अनाउंस होगा, आप डिप्टी सीएम भी अनाउंस करो। और कांग्रेस का मतलब सहनी कह रहे हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों अनाउंस कीजिए। कांग्रेस अंदर बातचीत में कर रही है कि हमारा दलित का भी एक डिप्टी सीएम अनाउंस करो। अच्छा, मतलब समझ गए? सरकार बने ना बने दूसरी बात है, आप पहले एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम अनाउंस, 3 डिप्टी सीएम होंगे, एक मुस्लिम भी होगा। अच्छा, समझ गए? ये भी एक विचार है। ओके। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट कर दिया कि जीप में आप तो एक तरफ राजेश राम साहब को, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव था, और मुस्लिम लीडर का कई जगह शकील अहमद थे, कहीं पे जो है वो सिवान में वो था, उसका लड़का था, साहबुद्दीन का लड़का था, दरभंगा में कोई और था, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग थे। तो ये बात भी हो रही है। तो इस सब चीजों के लिए ही मामला अटका हुआ है। जब ये तय हो जाएगा, सीटें 55 कही,
अब मेरे ख्याल से 62 पर शायद बात बन जाएगी। 62 का आंकड़ा लोग बता रहे हैं, 62 सीट, तो 62 सीट पे हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ सीट पर डिपेंड करेगा। ये बात जरूर है कि सैनी कितनी सीट पे सैनी मांग रहे हैं? सैनी तो 60 बोल रहे हैं। सैनी का मैंने इंटरव्यू किया, 60 60 सीटें। लेकिन उसने सैनी ने कहा हमारे इंटरव्यू में कि सीट तो हम कंप्रोमाइज कर लेंगे, डिप्टी सीएम का पोस्ट कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो वो उस बात पे अड़े हुए हैं। तो सहनी से एक बेनिफिट ये है कि जो अति पिछड़ा है ना, वो वोट वो ऐड करेगा। ठीक है। और यदि आप जो सहनी कास्ट है और उसमें सारा सहनी मिला दे तो वो 7-8% तक जाता है। वैसे सहनी देखें तो 1.5-2%, 3% तक लोग मानते हैं। लेकिन बाकी सारा जो फिशरमैन कम्युनिटी को आप ऐड करेंगे तो 7-8-9% तक जाता है वो। तो वो एक ऐड करने वाला है। आपने एक दलित जो है वो अध्यक्ष बनाया हुआ है कांग्रेस ने, तो वो जो है वो वोट ऐड करेगा। माले कितनी सीट पिछली बार से परफॉर्मेंस पिछली बार के हिसाब से माले इस बार बढ़ेंगी? 29 के आसपास सीट लड़ेगी। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ ब्रेकअप। तो वो लड़ेगी 29 सीट। सिर्फ माले बाबा या पूरा लेफ्ट? नहीं, लेफ्ट में सीपीआई सीपीएम की सीट कम होगी। पिछली बार सीपीआई सीपीएम 10 सीटें दोनों मिलकर लड़ी थी। दोनों लड़ा था। इस बार शायद कम होगी क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा नहीं था। माले की सीट बढ़ेगी। और उसका कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि सीमांचल में ज्यादा लड़ेगी, क्योंकि आप देखिए सीमांचल से 2 मुस्लिम एमपी हैं उनके, हैं, एक किशनगंज से, एक कटिहार से। पप्पू यादव खुद है पूर्णिया में। तो जो सीमांचल की 24 सीटें हैं वहां मैक्सिमम सीट पर कांग्रेस अपना दावा कर रही है। चिराग पासवान, अब तेजस्वी यादव को, लेकिन दावों में क्या आरजेडी मान जाएगी आपको लगता नहीं, है? आरजेडी को मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं। देखिए आप ये समझिए, एमआईएम के जीते विधायक तो आरजेडी में आ गए। नहीं, वो तो अभी भी आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए स्टेक पे किसका लगा है। ठीक है। आपको मुख्यमंत्री बनना है ना, कांग्रेस को तो का मुख्यमंत्री नहीं होगा। जब आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपका स्टेक लगा हुआ है, तो आपको चीजें छोड़नी होगी ना। तो फिर जब इतना स्टेक लगा है तो ओवैसी को क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? अब ओवैसी को शामिल करने से लगता है कि वो क्या बीजेपी कम्युनलाइज कर देगी पूरे मामले को। ओवैसी को अभी आप 6 सीटें मांग रहे हैं, 4 में बात बन गई, दे देनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि वो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या तेजस्वी को लगता है कि आज यहाँ मांग रहे हैं, कल को दरभंगा में भी मांगेंगे, कल मधुबनी में भी मांगेंगे, समझ गए, फिर परसों जो है लोकसभा की सीट मांग लेंगे। तो ये भी तो हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि ओवैसी जो है, यदि कांग्रेस को अप्रोच करे ना, क्योंकि सीमांचल में आपको कांग्रेस से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, समझ गए। ठीक है। जैसा मैंने कहा ना, किशनगंज, कटिहार सब कांग्रेस का एमपी है। आप कांग्रेस से बात कीजिए। अब वहां पे दिक्कत यह है कि तेजस्वी, ओवैसी बात किससे कर रहे हैं? लालू यादव को? ओवैसी की क्या किसी से डायरेक्ट बात हुई है अभी तक? मुझे नहीं लगता डायरेक्ट बात हुई है। तेजस्वी ने आपके इंटरव्यू में कहा कि नहीं, कोई फोन नहीं आया। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी लालू यादव को और तेजस्वी यादव को। चिट्ठी अख्तरुल, हाँ, वो जो उनके प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने लिखी। जब मैं उनसे मिलने के लिए, क्या तेजस्वी ये हिंट करना चाह रहे थे कि लालू यादव से बात करनी है तो वैसे को डायरेक्ट करनी होगी? नहीं, मुझे लगता है कि तेजस्वी जो है अभी तक मन नहीं बना है। तेजस्वी से जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको क्या हैदराबाद में देंगे वो क्या सीट लड़ने के लिए। तो जैसे उनका कहना है कि इनका यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको ये देखना होगा कि मुस्लिम वोटर का जो पैटर्न है ना, वो अलग होता है। 10% वाला अलग तरह से वोट करता है, 20% अलग करता है। जहाँ पे 40% है ना, वहाँ तो सब पार्टी वाला मुसलमान ही देता है। ठीक है। तो वहाँ पे उनका वोटिंग पैटर्न अलग हो जाता है। इसलिए आप किशनगंज सीमांचल में आप देखेंगे कि मुसलमान अलग ढंग से वोट करता है। और उसी में, और आप कह रहे हैं वहाँ कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड ज्यादा है। और ऐड करने के लिए मैं आज ही इत्तेफाक से बात कर रहा था सीमांचल के इलाके में अपने एक परिचित से, और वो कह रहे हैं कि ओवैसी का जलवा कायम है। जलवा है। और जो 5 सीटें वो पिछली बार जीते थे, एक अख्तरुल इमान को छोड़कर 4 जो विधायक ओवैसी के आरजेडी में चले गए थे। तो मुझे कहा गया कि पिछली बार 2015 में ओवैसी पहली बार लड़े थे, तो उस बार उनको लेके दिलचस्पी थी, लेकिन वोट नहीं मिला था। 2020 में वो सीएए का मामला हो गया, कोरोना का मामला हो गया, 15 का भी इफेक्ट था, तो उनको जीत मिली। और इस बार कहा जा रहा है कि कोई फैक्टर नहीं है, सिंपैथी फैक्टर है। कि जिताया ओवैसी के विधायकों को लोगों ने, वो चले गए आरजेडी में, जिनसे नाराजगी थी इनिशियली। तो इस बार उन सभी सीटों पर, उन सभी 5 सीटों पर सिंपैथी फैक्टर है। और जिसको आप राजनीति में कह लें गद्दारी, बगावत, ये बातें ज्यादा हो रही हैं। और उन सभी 5 सीटों पर, कम से कम उन 5 में से 4 पर
ओवैसी जिसको टिकट देंगे वो जीतेगा। उसकी स्थिति बहुत अच्छी यदि है। लोकसभा के आंकड़े भी देखें ना तो लोकसभा के आंकड़े के अनुसार ओवैसी 4 सीट पे सीमांचल आगे से है। अच्छी खबर नहीं है कांग्रेस और आरजेडी अलायंस के लिए। जी 4 सीट पर सीमांचल में लोकसभा के आंकड़ों को यदि विधानसभा में आप कन्वर्ट करें तो 4 सीट पे ओवैसी आगे है। पूर्णिया की 4 लोकसभा पे ये पप्पू यादव आगे है और बाकी कटिहार किशनगंज के 10 सीटों पे कांग्रेस आगे। ठीक है, मैं अखिलेश सर से पूछूं उससे पहले प्रशांत सर, पप्पू यादव का भी इन्होंने जिक्र कर दिया है, जिक्र इन्होंने कर दिया है मुकेश सहनी का भी। ये जो छोटे छोटे, हालांकि पप्पू यादव कहते हैं कि उनसे बड़ा चेहरा कौन है बिहार में, मुकेश सहनी भी खुले कह रहे हैं कि भाई सीएम के साथ डिप्टी सीएम कीजिए। कितने बड़े फैक्टर्स ये प्ले करेंगे और कैसे आरजेडी, अब चूंकि समय अनाउंसमेंट होगी उसके बाद आचार संहिता लागू है, आपको अनाउंस करना पड़ेगा, कौन सा ट्रिक निकलेगा कि सबको एक पेज पर लाके कंसेंसस बना के सीटें अनाउंस हो? पप्पू यादव या इसकी बात आपने अच्छी याद दिला दी। तेजस्वी यादव के जहां तक मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने का सवाल है, मुझे नहीं लगता अगर पप्पू यादव और इन लोगों की थोड़ी सी भी सुनी जाएगी बाबा तो पप्पू यादव तो डेड अगेंस्ट। और मेरा ऐसा ख्याल है मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि बिना अनाउंस किए इलेक्शन जिस दिन पप्पू यादव को बुलाया गया था कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में, मुझे ये जानकारी मिली बाद में कि पप्पू यादव ने संभवतः इस बात से उनको अवगत भी कराया है कि वो इसके पक्ष में नहीं है कि उनको अनाउंस किया जाए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर। ठीक है। और अगर उनको उम्मीदवार घोषित सच में किया जाता है तो फिर पप्पू यादव, मुझे लगता है कि तब ऑप्शन क्या है पप्पू यादव के पास, क्या करेंगे? ऑप्शन क्या नहीं है, प्रचार तो करेंगे ही। नथिंग टू लूज ना भाई। पप्पू यादव के पास लूज करने को क्या है, ये मुझे बताइए। अच्छा, ऑप्शन कुछ नहीं है लेकिन लूज करने को क्या है? वो सांसद बने हुए हैं, उनका कब कौन सा एमएलए जीता है पास्ट में, उनकी किस पार्टी का कौन सा एमएलए जीता है? पप्पू यादव के पास डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं ले सकती पार्टी, क्योंकि वो कांग्रेस में ही नहीं। अब दूसरी चीज, आपने जो छोटी छोटी पार्टियों की बात पूछी, पप्पू यादव है या कोई पार्टी, इनका अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जिसको बोलते हैं ना, जैसे पूर्णिया में बाबा बोल रहे हैं 4 सीट है या और छोटी पार्टी, तो उस तरीके से इन लोगों का इन्फ्लुएंस है। जैसे लोग पूर्णिया के सांसद हैं तो वहां पे तो अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट यही समझ आता है ना जो बाबा ने कहा कि इन सबको साथ लेकर चले। मुझे ये नहीं मालूम कि पप्पू यादव की बात का कितनी तरजीह है कि कांग्रेस, मुकेश सहनी और बाकी मुकेश सहनी का तो सीट है ही, मुकेश सहनी को सीट मिलेगा ही, लेकिन बाबा मुकेश सहनी पिछले 10 दिनों में 3-4 बार दिल्ली भी आ चुके हैं। मैं वो पूछूंगा अखिलेश सर से, वो अभी उधर भी क्या ऑफर दिया है वो भी जानना है। और इसके चलते जो महागठबंधन सर्किल है पटना में, वो बड़ा समझ में उनको भी नहीं आ रहा, उनको लेकर कंफ्यूजन हमेशा रहेगा ही मुझे लगता है मुकेश सहनी को लेकर, कि अब दिल्ली आके वो किससे मिल रहे हैं, नहीं ये मुझे जानकारी नहीं। अखिलेश सर से ये मैं पता लगा पाया कि वो बार बार दिल्ली आ रहे हैं। क्या हुआ था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी फिर सीटों के बंटवारे नहीं, को लेकर? पिछली बार ये हुआ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तेजस्वी यादव की सीटों का अनाउंसमेंट के लिए, कितनी 4 या कुछ जितनी भी सीटें दी गए उससे वो संतुष्ट नहीं थे। मुकेश सहनी उसी बीच उठ गए और किनारे चले गए और उन्हें कहा कि मुझे 11 या 15 सीटें कुछ चाहिए। तब तो ये बताएंगे कि क्या। तो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था पटना के एक होटल में जहाँ पे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, तेजस्वी थे, मुकेश सहनी थे और बाकी अलायंस के लोग थे। तो कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेगी ये अनाउंस हुआ, लेफ्ट को कितनी सीटें मिलेंगी ये अनाउंस हुआ, आरजेडी को कितनी सीटें मिलेंगी ये अनाउंस हुआ। मुकेश सहनी, सभी नेता थे, तेजस्वी थे उस समय, अखिलेश प्रसाद सिंह, मेरा ख्याल है सर शक्ति सिंह गोहिल प्रभारी थे, वो थे, और पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा थे। तो मदन मोहन झा कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष थे। शक्ति सिंह गोहिल प्रभारी थे कि नहीं थे मुझे ध्यान नहीं है। मुकेश सहनी ऑफ कोर्स थे, लेफ्ट के लोग थे, और तेजस्वी तो थे ही थे। तो अनाउंसमेंट हुई कि कांग्रेस को इतनी सीटें 70, लेफ्ट को 30, लेफ्ट अलायंस को 30, 19 माले को और 10 सीपीएम को मिलाकर, और बची हुई जो 140-141 सीटें हैं वो आरजेडी लड़ेगी। वीआईपी कितनी सीटों पे लड़ेगी, कितनी सीटें मुकेश सहनी को मिलेगी, अनाउंसमेंट नहीं हुई। और कहा गया कि ये बाद में आरजेडी बाद में मुकेश सहनी के साथ ये बातचीत करके अनाउंसमेंट करेगी। ये सुनना था कि मुकेश सहनी अचानक खड़े हुए, हम लोग को लगा बोलने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन वो तो देखते देखते कुछ और रूप हो गया, वो मंच से उतर गए। और शायद आखिरी में 2 सेकंड, ये शायद उनको एहसास था इस बात का, बात बनी नहीं थी, इसलिए उनके समर्थक भी मीडिया गैलरी में पत्रकारों के साथ बैठे थे और वो शायद इंतजार कर रहे थे कि हमारे नेता खड़े हों और फिर हम नारे लगाएं।
तो एक सेकंड में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रायता हो गया। मुकेश सहनी खड़े हुए, पीछे से नारे लगने लगे। अब हम लोग पीछे देखें, आगे देखें, इतने मुकेश सहनी निकल आए। हम सब उनके पीछे भागे, उनके रिएक्शन के लिए। समझ में आ गया था कि मुकेश सहनी ने खेल खराब कर दिया है। तो ये हुआ था। अब इस बार भी वापस उसी सस्पेंस पे वापस मामला पहुंच गया है कि कांग्रेस का तो पता चल रहा है, जैसे बाबा कह रहे हैं 62, मुझे भी 55, तो 50 60 के आसपास सीटें, 60, हाँ वही कांग्रेस का 60 के आसपास पता चल रहा है। लेफ्ट का भी पता चल रहा है कि माले की सीटें बढ़ेंगी, सीपीआई सीपीएम की घटेंगी। तो वो भी पहले से कुछ, पिछली बार उनको 29 मिली थी, इस बार 35 के आसपास मिल जाएगी, 33-35। वीआईपी का फिर पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर उनको कितनी सीटें मिलेगी और क्या फिर से वो रायता फैलाएंगे और क्या उसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इंतजार करेंगे या उसके पहले कर देंगे। ठीक है राजीव सर, आप कुछ ऐड कर रहे थे? नहीं, मैं ऐड पप्पू यादव को लेकर कर रहा था कि पप्पू यादव, जो मेरी जानकारी मिल पा रही है, कम से कम महागठबंधन की तरफ से अगर पप्पू यादव को कम से कम 2 सीटें चाहिए उनको। अगर 2 सीटें कम से कम, हालांकि वो कह रहे हैं कि अपने बेटे को नहीं लड़वाएंगे वहां से, पहले इस तरह की चर्चा थी। तो अपने समर्थक जो होंगे 2 सीटें कम से कम चाह रहे हैं। और अगर कांग्रेस के टिकट पे, हाँ कांग्रेस के टिकट महागठबंधन, हाँ, लेकिन अगर महागठबंधन उनकी बात नहीं मानता है तो कम से कम ये मान के चलिए कि अपने इलाके में 8-10 सीटें ऐसे जरूर है कि जहां महागठबंधन को हरवा जरूर सकते हैं पप्पू यादव। मतलब आप कह रहे हो कांग्रेस और महागठबंधन के खिलाफ प्रचार करने को तैयार हैं? प्रचार ना भी करेंगे तो हरवा सकते हैं। उनकी बात अगर नहीं मानी गई तो 8 से 10 सीट जो थी कम से कम पप्पू यादव का जो विधानसभा क्षेत्र में असर है को बड़े आराम से महागठबंधन को हरवा सकते हैं। उनका अपना निजी जिसको कह सकते हैं। तो ये अब इसको समझनी होगी। पप्पू यादव वो यह भी कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन जो है, अगर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का बाद में ऐलान करता है, मतलब चुन जाने के बाद, विधायक चुनाव हो जाने के बाद, तो इससे हम फायदे में रहेंगे। और अगर हम पहले में ऐलान कर देते तेजस्वी यादव का, तो कई दूसरा तबका, समाज का दूसरा तबका है जो कह लीजिए, वो कम से कम नाराज हो जाएंगे। उनको वो पुराने लालू के जमाने का जो एमआई समीकरण, जो जातिगत समीकरण में, ये कम से कम फिट नहीं बैठता। अगर हम तेजस्वी के नाम का ऐलान कांग्रेस नहीं करती है, जिसके पक्षधर पप्पू यादव हैं, तो कांग्रेस जो है महागठबंधन फायदे में रहेगी चुनाव में। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा बीजेपी पे। महागठबंधन की तो हमने बात कर ली। चीजें क्या बीजेपी में भी ऐसी ही नहीं फंसी हुई हैं? अब आप अगर कहिएगा नहीं नहीं सब सॉर्टेड है, तो फिर सवाल ये उठता है कि चिराग जिस तरीके से उनका स्टैंड रहा, जो अभी राजीव सर ने जीतन राम मांझी को लेकर कहा, कुशवाहा बोल नहीं रहे हैं लेकिन सब जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। कितनी सीटों की डिमांड है? क्या चिराग को कन्विंस कर लिया गया कि बिटवीन 25 to 22 सीट्स ही जो है वो मिलेगी? अखिलेश जी बोले उससे पहले एक और बात बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा भरी मीटिंग में, पवन सिंह के आने से पहले, उन्होंने जब बिहार में एक मीटिंग हुआ था, उस दौरान उन्होंने साफ तौर पे एक बीजेपी के बड़े नेता, नाम भी ले सकते, आरके सिंह नहीं, उप मुख्यमंत्री के बारे में वो कह रहे थे, नाम उन्होंने नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी वजह से हमारे, और हम अगर डूबेंगे तो साथ लेकर डूबेंगे, अकेले नहीं डूबेंगे, यानी बीजेपी भी वहां हारेगी। ये उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था। ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या है सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर बातचीत? कितनी की डिमांड है दलों की? कितने पर सहमति हो रही है? कैसे सबको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बीजेपी और जेडीयू के बीच में तो सहमति बन गई है। बड़े भाई छोटे भाई रहेगा या जेडीयू रहेगा? सांकेतिक तौर पर 1 सीट अधिक लड़ेगा। ठीक है, 102 सीट जेडीयू, 101 सीट बीजेपी लड़ सकती है। ठीक है, तो बाकी बच गई 40 सीटें। 40। अब 40 सीटों में 3 पार्टियां हैं, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा। चिराग पासवान को आप मान के चलिए कि 20 से 22 सीटें मिल सकती हैं। डिमांड कितनी कर रहे हैं? डिमांड तो 40 की कर रहे हैं, लेकिन 20 से 22 सीटें उनको कह दिया गया है, इम्पॉसिबल है 40। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सीटें उनको मिलेंगी। 20 से 22 सीटें चिराग पासवान को मिलेंगी, और बाकी जो सीटें बचेंगी उसमें से 20 सीटें वो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 10-10 बोल रहे हैं, 10-10 मिल सकती हैं। मोटे तौर पर इसी तरह से आसपास फार्मूला रहने वाला है। इनमें ज़्यादा कुछ फेरबदल नहीं होगा। जो खबर है वो ये है कि अगले 3 से 4 दिनों के बीच बीजेपी की बातचीत इनके साथ शुरू हो जाएगी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ। फाइनल दौर के अभी 3 दिन पहले पीएम मोदी से गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिले थे। उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा की अलग से बातचीत भी हुई थी। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, CR पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य तीनों पहुंच रहे हैं कल पटना में। वहां पर बातचीत होनी है, चुनाव समिति की बैठक होगी, वहां पर बीजेपी अपनी सीटों का देख लेगी। सीटिंग गेटिंग का तो क्लियर है, जिसके जितने भी एमएलए, जहां से एमएलए, वो तो सीटें उनको मिलनी ही मिलनी है। उसमें तो कोई शक शुबह की गुंजाइश है नहीं। ठीक है, दूसरी बात रही कि बीजेपी के अपने कितने एमएलए को रिपीट किया जाएगा। कितने काट रही है टिकट बीजेपी? टिकट कटेंगे,
कटेंगे। बीजेपी के एमएलएस के भी टिकट काटे जाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर कुछ के टिकट कट सकते हैं, कुछ का प्रदर्शन के हिसाब से, कुछ का उम्र के हिसाब से टिकट कट सकता है। तो इस बात की संभावना भी पूरी है। फिर लेकिन बात घूम फिर के वहीं आएगी कि क्या सहनी ये चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा क्या तैयार हो जाएंगे। मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि देखिए लक्ष्य ये है कि सरकार बनाना है। बीजेपी के एक बड़े नेता से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि सरकार बने। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि नीतीश ही वहाँ पर बड़े हैं। ये बात भी चुनाव तक तो नहीं, ये चुनाव के बाद भी अगर मान लीजिए जीत करके आते तो नीतीश कुमार तय करेंगे ना। ठीक है, वो तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जहाँ तक उनके स्वास्थ्य को लेकर के तमाम मतलब आप कह रहे हैं कि अभी की पूरी बातचीत में कोई महाराष्ट्र टाइप डील नहीं हुई है? मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात ये भी है कि नीतीश कुमार से जो लोग भी मिलके आए हैं और जिनसे भी उनकी बातचीत हुई, सब कहते हैं कि बातचीत में इसमें उसमें कहीं से भी कोई उनको ये आभास नहीं होता है कि उनकी तबीयत में कहीं से भी 19-20 है। पूरी तरह से लेकिन पब्लिक अपीयरेंस जितनी कम हुई है नीतीश कुमार की, उसके बाद सवाल उठता है पब्लिक अपीयरेंस इन द सेंस में कि वो मीडिया से उस तरीके से शायद इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी तो पब्लिक में तो हाँ, वो दिख रहे हैं कार्यक्रमों में तो जा रहे हैं। तो ऐसे भी अखिलेश सर, नीतीश कुमार जब पहले भी बहुत कम इंटरव्यू वगैरह बाइट दिया देते थे, होता था कि वो किसी कार्यक्रम में होते थे, निकलते हुए बोल दिया, लेकिन इंटरव्यू ऐसा कुछ कभी बहुत समय से नहीं दिया कोई। हाँ, नीतीश कुमार कभी भी इंटरव्यू देने के लिए तो जाने जाते। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान और इस सबसे बात हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं होनी है। हाँ, सीटें इस बार मुझे लगता है हर पार्टी, सबको लगता है कि जैसे जैसे उम्र नहीं बढ़ती है, अनुभव जैसे जैसे होता है कि सीटें जीतने वाले मिल जाए। अभी 2-3 दिनों पहले अरुण भारती हैं जो चिराग पासवान के बहनोई हैं, एलजेपी के बिहार के प्रभारी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जिधर कार्यकर्ताओं की भावनाएं उधर उतनी संभावनाएं, ऐसे कुछ करके उन्होंने। तो मैंने फ़ोन किया उनको कि ये क्या मतलब कुछ, तो उनका बिल्कुल साफ उनका कहना था कि भाई जहाँ जहाँ हमारी मजबूत सीटें हैं, कार्यकर्ता जहाँ मजबूत है वहाँ सीटें चाहिए। नंबर पे पहले भी चिराग पासवान बाबा के साथ इंटरव्यू में भी बोल चुके हैं कि उनको फोकस उन लोगों का है कि स्ट्राइक रेट पर बहुत उन लोगों का फोकस है कि 5 की 5 अगर लोकसभा में हम लोग लड़ते हैं, 5 जीत जाते हैं। इसी तरह से विधानसभा में भी ये ना हो कि 40-50 लड़ लें और सीट एक जीते, कांग्रेस की तरह। और वो नहीं, कांग्रेस से तो कांग्रेस का यहाँ पे जैनेंद्र मुस्कुरा रहे, कांग्रेस का तो स्ट्राइक रेट चिराग पासवान से बेटर था अखिलेश, तो 1 सीटें जीती थी। तो चिराग पासवान अकेले लड़े थे ना, ये अंतर। हाँ, ये भी अंतर था। चिराग पासवान अकेले लड़े थे, उनका जो काम था उन्होंने कर दिया था। जेडीयू को तो बहुत नुकसान हुआ था उसके चलते। तो चिराग पासवान से बात बन गई है, मांझी जी से भी बात बन गई है। अब नया कोई नई एंट्री होती है क्या, जो मुकेश सहनी जैनेंद्र बोल रहे हैं कि उनका नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई नई एंट्री होगी? पहले ये एक चीज और, पहले यही बता दीजिए ये कितनी सच्चाई है इस खबर में कि जब वो दिल्ली आ रहे हैं तो उनकी मुलाकात हो रही है एक ऐसे शीर्षस्थ नेता से जो कह रहे हैं लड़ लीजिए उधर से चुनाव, बाद में देखा जाएगा, अगर उतना नंबर रहेगा इधर बना देंगे, आपको रख लेंगे। चुनाव के बाद भी तो गुंजाइश तो होती है। आपने पिछली बार भी देखा कि ओवैसी के एमएलएस आ गए इधर आरजेडी की तरफ, तो वो तो गुंजाइश रहती है, वो तो परिणाम देख करके मतलब वो विंडो आप कह रहे हैं मुकेश सहनी के लिए खोल के रखा है। यहाँ जिनसे बात होती है बीजेपी में पूछते हैं मुकेश सहनी के नाम लेकर के, तो वो कोई सीधा जवाब नहीं देते, वो इस बात से इनकार भी नहीं करते कि नहीं आ सकते। तो राजनीति में तो पिछली बार भी आ चुके, तो इस बार भी आने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन यहाँ डिप्टी सीएम थोड़ी बनेंगे। डिप्टी सीएम के बाद पता नहीं, वो वहाँ तो कह रहे हैं डिप्टी सीएम। मुझे लगता है कि मुकेश सहनी यह भी नहीं भूले होंगे कि पिछली बार जो 3-4 लोग उनके जीते थे, उसके बाद क्या जैसे एनडीए से अलग हुए, क्या उनके साथ रह पाए? वो उधर चले गए ना, वो तो वापस एनडीए में चले गए, यानी बस ये नाम क्या अकेले रह गए, है ना। और इनकी जो जितने एमएलए थे उधर जीत गए। उसके पीछे कारण ये भी होता है कि आप जब सीटें ज्यादा करके मांगते हैं कि मुझे 20 चाहिए, 25 चाहिए, 30 चाहिए, तो बार्गेनिंग करके 10-15 पे या 5-10 पे पहले इतनी बोल दी जाए कि आते आते तक कम आती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके पास उतने कैंडिडेट्स ही नहीं होते हैं। आप सीटें तो मांग लेते हैं, आपके उम्मीदवार नहीं होते, तो फिर बड़ी पार्टियां जो होती हैं वो अपने लोगों को, जैसे जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भले ही बीजेपी के कैंडिडेट हो लेकिन हमारी कुछ सीटों पर लड़वा दीजिए ताकि हमारे सिंबल पर, ताकि हमें वो स्टेट इलेक्शन। महाराष्ट्र की बात की, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स दिए ना, एकनाथ शिंदे की पार्टी। तो वैसे बिहार में हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी को, जीतन राम मांझी की पार्टी को, कुशवाहा की पार्टी को कुछ बीजेपी अपने उम्मीदवार दे दे। और या अगर ऐसा
लगता है कि सीटों को लेकर के ज्यादा रस्साकशी हो रही है, तो उनके कुछ उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पे लड़ सकते हैं, तो वो तो एनडीए आपस में हो सकता है, वो गुंजाइश तो रहती है। ठीक है। नहीं, दूसरी बात, केवल एमएलए की बात नहीं होती है सीटों की, उसके इतर भी तो कई तरह के समझौते होते हैं। एमएलसी का चुनाव है, कुछ बोर्ड्स होते हैं, राज्यसभा होते हैं, या बारे में क्या राज्यसभा में वो आएंगे, या किसी दूसरे प्रदेश में सीटें मिल सकती है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट। दो चीज, एक तो उपेंद्र कुशवाहा जो है उनका टर्म भी अब लोग राज्यसभा वाला कम ही था, शायद 3 साल के लिए था, उस पे मैं पूछ लूंगा। हाँ, कवर भी उस दिन कर रहे थे उस दिन। ये थोड़ा मुझे ये पवन सिंह के बारे में बताइए, ये एंट्री क्या हुआ, कैसे, किस तरीके से? चिंता की बात जो थी मगध शाहबाद, हाँ, बीजेपी के भीतर चिंता की बात थी राजपूत वोटों को लेकर। जिस तरह से आरके सिंह लगातार राजीव प्रताप रूडी यात्रा निकाल रहे हैं अपनी, राणा जय राणा, मुझे वो सवाल, एक मिनट, वो सवाल का जवाब, ये राजीव प्रताप रूडी का क्या, ये इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से वो खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और वो बता भी रहे हैं कि जो चुनाव में उनके साथ हुआ, जिसमें निशिकांत दुबे पर खुले तौर पर अब नाम लेकर बातें कह रहे हैं, बिहार चुनाव में राजीव प्रताप रूडी की अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत छोटी बात होगी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के परिणाम को लेकर के वो बिहार की राजनीति अपनी तय करें, लेकिन संकेत वहां से मिले। आपकी बात में पूरी तरह से निराधार नहीं है, संकेत वहीं से मिलने शुरू हो गए थे। जिस तरह से वो चुनाव लड़ा गया, जिस पिच पर वो चुनाव ले जाया गया, उसके बाद से राजीव प्रताप रूडी के जो हाव भाव रहे हैं, तेवर रहे हैं, उसे देख करके लगता है कि वो शायद अब ये मान चुके हैं कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सही बात है, पाने के लिए पता नहीं है या नहीं, लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं है। लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है क्या उनकी? नहीं, विधानसभा तो नहीं लड़े, क्यों लड़ेंगे, लेकिन जो लोकसभा की सीट उनकी अपनी है, वो इतनी मजबूत सीट है उनकी कि केवल तेजस्वी यादव अकेले अगर लड़े वहां पर उनके खिलाफ, तब शायद वो सीट वो हारे, तो वरना तो वो सबको हरा चुके हैं। उन्होंने अपनी बिल्कुल पक्की कर रखी है, तो उनको उस बात की तो कोई गुंजाइश नहीं है कि पूरे खानदान को हराया है, लालू जी को हराया, बेटी को भी हराया, तो सबको हरा चुके हैं, राबड़ी देवी को भी हरा चुके हैं, सबको हरा चुके हैं, तो इसलिए उनको कोई टेंशन उस बात का है नहीं। ठीक है, अब वो खुल के राजनीति कर रहे हैं। ये राजपूत को लेकर के जो उन्होंने राजनीति की, बोल रहे हैं 3 से 4% वोट बैंक को बहुत हल्के में लिया जाता है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सिर्फ बिहार नहीं होता है, फिर वो यूपी से शुरू होता है। अच्छा, तो यूपी से लेके बिहार और फिर पूरे उत्तर भारत में चला जाता है। तो इसलिए वो ऐसा, लेकिन इस सुर में सुर मिलाते हैं, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी तो नजर आया अखिलेश सर। इसीलिए जब पवन सिंह आए तो यही माना गया कि पवन सिंह को इसलिए लाया गया ताकि ये जो फैक्टर एक हावी होने की कोशिश कर रहा है, इसको बैलेंस कर सके। अच्छा, तो ये इसीलिए पवन सिंह का आना। आप कह रहे हैं कि पवन सिंह रिप्लेसमेंट है ओल्ड गार्ड्स के? मुझे ऐसे लगता है, कम से कम बिहार में जो बीजेपी को एक ताकतवर राजपूत चेहरे की जरूरत है, वो उसकी भरपाई पवन सिंह के जरिए हो सकती है। लोकसभा चुनाव में भी कोशिश की गई थी, लेकिन ऐन मौके पर टिकट उनको वापस करना पड़ा था। मुझे लगता है इस बार उनको लाकर के बीजेपी ने वही रिक्त स्थान जो उसको भरने का प्रयास किया है। आप केंद्र में भी देखें, एक मिनट आता हूँ आपके पास, अभी कोई मंत्री नहीं है राजपूत मंत्री बिहार से, तो ऐसे में ये गुंजाइश तो हमेशा रहेगी कि ये जो स्पेस है इसको भरा जाए। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि पवन सिंह के जो राजपूत चेहरे की बात होती है, 2-3 चीजें हैं। पवन सिंह को जैसे ही बीजेपी एक्टिव करेगी अपने इसको आरके सिंह को लेकर या फिर राजीव प्रताप रूडी को लेकर, ये ध्यान रखिएगा जो पवन सिंह का जो पुराने कितने सारे जो है, जब आपको याद होगा, बिल्कुल बिल्कुल वीडियो बाहर आ जाएंगे, जो पिछले चुनाव में बंगाल से जब ऐलान किया गया था और फिर उनकी किस तरह के वीडियो आए, महिलाओं को लेकर आए, उसके बाद अभद्र गाने को लेकर आए, उसके बाद कुछ न कुछ यहाँ भी अगर देखिए, जैसे राजपूत चेहरे को पवन सिंह को एक्टिव किया जाएगा, टिकट मिलेगा, बिल्कुल जिस शाहबाद इलाके की बात हो रही है, जिसमें एनडीए का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था, राजपूत के लाने की बात हो रही है, लेकिन राजपूत के एक तबका में यह भी नाराजगी है। वहां आप देखिए उस इलाके की बात करें तो वहाँ राजपूत और जो कुशवाहा की बात कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट होते हैं, तो राजपूत और कुशवाहा में वहाँ यह भी देख रहे हैं कि पवन सिंह जाके उपेंद्र कुशवाहा के पैर क्यों पड़ रहे हैं, झुक क्यों गए हैं, उनके सामने समझौता भी क्यों कर रहे हैं, तो इससे भी राजपूत के एक तबका में एक नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा जो है, कम से कम बीजेपी अगर उस पिच में लेके बढ़ती है तो शायद उसका असर हो सकता है। और अगर वो चुनाव लड़ते हैं, अगर चुनाव, तो उनकी जो पत्नी अभी है ज्योति सिंह है, वह भी वो अलग ताल ठोक रही है, अलग ताल ठोक रही है, और इसका खामियाजा महिला के नाम पर बीजेपी या एनडीए कैंडिडेट को भुगतना, मतलब ये रिस्की डील है पवन सिंह वाली, आप बिल्कुल है। ठीक है प्रशांत सर, प्रखंड हो या जिला, बबुआने से हिला पवन सिंह का गाना है वो मादा है पवन सिंह में या नहीं, पहले ये बताइए। क्या वो जो गाना है, प्रखंड हो या जिला, बबुआने से हिला, आप बताइए, आपने पवन सिंह का इतना हिट गाना सुन लीजिएगा इसके बाद, बस एक ही तो मुझे ये बताइए, गाना है पवन सिंह का, वही मैंने सुना। ठीक है, लॉलीपॉप वाले जो लिपस्टिक, लॉलीपॉप,
लॉलीपॉप लागे ये लू, गाना वो हर पवन सिंह DJ का में, गाना। अभी जो दुबई में मैच हो रहा था हाँ, भारत उसमें पाकिस्तान भी। के बीच में, उसमें भी वो गाना बजाया गया ये पवन लोगों की डिमांड पर। पवन सिंह को लाना, जैसा कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया वहां पे राजीव सर ने, रिस्की डील है क्या बीजेपी के लिए, या नहीं, फिर मुझे जो लगता है अखिलेश सर कि कह रहे हैं कि वो काट है? ये केवल पिछले साल चूंकि लोकसभा के चुनाव में उस इलाके में शाहबाद क्षेत्र में झटका लगा था एनडीए को, ठीक है। और उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी, जहां पर जो पहले फेज में औरंगाबाद का चुनाव हुआ था, जहां से सुशील सिंह खड़े थे, उसके खिलाफ सीपीआई-एमएल के कुशवाहा उम्मीदवार खड़े थे। वहां पर राजपूतों और कुशवाहा के बीच शुरू हुआ। हालत यह आ गई कि जिस सीट पे कुशवाहा बीजेपी के साथ रह रहा था, वहां राजपूत अगेंस्ट हो जा रहे थे, और जहां पर राजपूत फेवर में आ रहे थे, वहां कुशवाहा अगेंस्ट हो जा रहे थे। तो उन सीटों पर पवन सिंह चूंकि चुनाव भी लड़े थे, दूसरे स्थान पर आए थे, वहां पर नुकसान नहीं हो। 2020 में शाहबाद क्षेत्र में 22, शाहबाद क्षेत्र के चार जिले में 22 सीटें हैं, उसमें से केवल 2 सीटें एनडीए जीत पाई थी। ठीक है। ये 2020 विधानसभा चुनाव में एक बीएसपी जीती थी और 19 सीट महागठबंधन जीती थी, और लोकसभा चुनाव में तो पूरा सुपड़ा ही साफ हो गया था। शाहबाद क्षेत्र की चारों सीटें, आरा, बक्सर, काराकाट और सासाराम, चारों सीटें एनडीए हार गई थी, जो कि मजबूत सीटें थी एनडीए की। तो बस ये इसका लिमिटेड पर्पस है कि भाई पवन सिंह को ला जाए, कुशवाहा से इसलिए मिलवाया गया, नेचुरल है। राजपूतों और कुशवाहा के बीच में मैंने तनातनी है, उसको कम कोशिश ये है कि उसको कम किया जाए। उससे जनेंद्र उसका कुछ फायदा ऐड जरूर होगा, करेंगे, ये फिर बीजेपी बिहार को के लग रहा इस एक्स फैक्टर पे भी बात करेंगे। मुझे ऐड नहीं करना है, मुझे आपसे अरे पूछना हाँ, है। मैं वही कह रहा था पहले कि दो ईपी की बात हुई है आज, पप्पू यादव और पवन सिंह, प्रशांत किशोर का क्या नहीं, हुआ? वही तो मैंने कहा, पवन सिंह में एक चीज तभी तो मैंने कहा कि अब एक्स फैक्टर की बात करेंगे। पवन सिंह में एक आप लोग को याद है पवन सिंह को आसनसोल से लड़ाने की बात? बिल्कुल बिल्कुल बात नहीं थी। बीजेपी ने वापस टिकट किया था। अनाउंस कर दिया था, लेकिन उनके पुराने वीडियोस का हवाला दिया बंगाल गया, वाले उनके बंगाल गानों के बारे में वीडियो निकले बीजेपी फिर, ने। तो इसीलिए मुझे वो टर्म जो राजीव सर ने दिया और कि अखिलेश रिस्की सर, डील एक है, चीज बताइए वो कि भी हो पवन सकता है। सिंह को तो मुझे याद है, जब पवन सिंह ने अनाउंस किया कि पिछले साल के निर्दलीय उम्मीदवार लड़ेंगे काराकाट से, तो बीजेपी ने तो उनको निष्कासित किया था बजाप्ता, एक बजाप्ता नोटिस निकाल के। फिर विनोद- लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि नहीं, हाँ, ये फिर बीजेपी क्या में थे, मजबूरी रही हैं विनोद और तावड़े रहेंगे। की उन्होंने कहा। सारे समीकरण जो आपने समझा वही कारण है। हाँ, वही कारण रहे होंगे वो। चलते उनको लिया गया है। और बीजेपी को उम्मीद देखे, एक सीट पर पार्टी काम कर रही है, एक भी सीट जो पिछली बार हारी है, कैसे उसको अपने दोबारा पाले में लाया जाए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अमित शाह जा चुके हैं उस क्षेत्र में। ठीक है, अब आ जाइए, बात कर लेते हैं बिहार चुनाव के एक एक्स फैक्टर की, वो फैक्टर जिसने इस वक्त बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है, बाबा प्रशांत किशोर। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं तो जो माइक आईडी बिछती है, उसकी तस्वीरें वायरल हैं सोशल मीडिया पर। लोग कहते हैं कि बिहार में इतने चैनल हैं, और 243 बताइए, इन्होंने गिना भी है। ये समझ गया। अब बताइए, जो ये कहां से आ रहा है प्रशांत किशोर के पास डेटा, ये डेटा नहीं, किसके पास कितना माल है, ये जानकारी कौन दे रहा है प्रशांत किशोर को, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बम फोड़ रहे हैं? क्या पटना के सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि अब नाम किसका लेंगे? ये बस प्रशांत किशोर ने क्रिएट कर दी है। क्या नेता ये डिस्कस कर रहे हैं? आप जब जाते हैं, आपसे तो ये नहीं पूछते हैं कि अगला नाम मेरा तो नहीं है प्रशांत किशोर ये की लिस्ट में? एकदम पूरे डर का माहौल है वहाँ पे। नेताओं, पूरा नेता समाज जो है ना, वो डरा हुआ है बिहार में, खासकर बीजेपी वाला, जेडीयू वाला है। तो अब लोग पूछता है कि अरे भारती जी, आप तो मिले हैं, आप इंटरव्यू किए हैं, कोई और नाम है क्या? था हम लोग भी बोलते हैं हाँ, 2-4 नाम और है। तो सब डरा हुआ है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर तो वही कह रहे हैं जो पूरा बिहार कह रहा है, केवल वो आगे ले आए हैं, कागज दिखा रहे हैं, सबको मालूम है कौन माल बना रहा है। लेकिन मुझे मालूम है नहीं कि- याद कि बिहार की पॉलिटिक्स में और चुनाव में ऐसे किसी नेता को लेके पथरी पोता लेके कोई बैठा हो और बता रहा हो कि इस ट्रस्ट में यहाँ से इतना, इस ट्रस्ट में उतना, यहाँ से। तो ये वो मैंने कहा ना, पूरे बिहार को मालूम है कि कौन कौन किया है। अब जो मुद्दा बना दिया इसको, एकदम मुद्दा बना दिया, लोगों में बातचीत हो रही है, लोग बोल रहा है लोग भ्रष्ट है, लोग बोल। अच्छा, अभी भी नीतीश कुमार पर कोई दाग नहीं है। पूरे बिहार में मैंने पूर्णिया से लेकर पटना तक ट्रेवल किया। हम यादव के गांव में भी गए, बोला कि नहीं, नीतीश बाबू तो ठीक काम किए, लेकिन उसी सेंटेंस में बोलता, सुन लीजिए, हाँ हटा दिए होते। और लोग बोलते हैं ओथ हुआ था, तो भागलपुर का एक जो है नेता, उस पे कुछ गबन का आरोप है, वो अखबार में छपा, और नीतीश कुमार ने जी ने उनका इस्तीफा ले लिया था। तो लोग बोलते हैं कि ये तो नीतीश बाबू यदि के तक बात है, यदि उनके सेंसेज में रहेगा तो वो मंत्री रह नहीं सकता। तो लोग, पूरा बिहार जो है नीतीश कुमार को बोलता है कि बहुत अच्छा काम किए हैं, और काम हुआ भी है, लेकिन ये भी बोलता है कि अब उनकी एज हो रही है, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। हर आदमी का उम्र होता है,
तो मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने जिसके कंटेम्प्रेरी पूरी पॉलिटिक्स की वो अब उस तरीके से एक्टिव नहीं है, उनके सेकंड जनरेशन तो वो जो वोटर है ना नीतीश कुमार का, जो शायद बीजेपी का वोटर नहीं है, वो कंफ्यूजन में है। अब वो किधर टूटेगा, वो क्या पीके के पास जाएगा, वो क्या तेजस्वी के पास जाएगा, ये एक करते हैं पीके पे, मतलब पीके ने आप कह रहे हैं बस पूरा क्रिएट कर बस दिया पूरा है कर और दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो पीके दूसरों का खुलासा तो कर रहे हैं, वो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुद अपने लिए खुलासा किया कि क्या 10 मिनट के कंसल्टेशन के लिए उनको 200 करोड़ 11 करोड़ मिले। नहीं मिले तो बहुत उन्होंने ज्यादा। कहा कि 11 करोड़ मिले ओवरऑल टोटल जो नहीं, इतना उन्होंने पैसा कहा कि 11 करोड़ मैंने कंपनी को कंसल्टेंसी दी, एक प्रोडक्ट उनका लॉन्च था, उन्होंने मुझे 2 घंटे की दी और बाकी उन्होंने 240-41 करोड़ टोटल ओवरऑल रकम बताई, जिसपे उन्होंने 30 करोड़ समथिंग टैक्स भरा है, ये भी बताया। तो ये जो आंकड़ा उन्होंने कहा, ये क्या सेल्फ गोल था कि उनकी जो एक छवि थी, मेहनत की, बाल वगैरह बढ़ाए हुए हैं, और उस पर से कोई आंकड़ा आता है कि उन्होंने 200 करोड़ कमाए, तो क्या उससे उनको नुकसान होगा, या आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं जब मिला तो मैंने भी उनसे सवाल पूछा कि आपके फंडिंग पे बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आपने सेल कंपनी बनाई हुई है, ये भी कहा जा रहा है कि आपने अपने परिवार के लोगों को उसमें डायरेक्टर बनाया हुआ है। तो वो सबका उन्होंने जवाब दिया, उनके पास जवाब है। वो तो सीधे कहते हैं सरस्वती का खा रहे हैं। नहीं, सरस्वती का नहीं खा रहे, लेकिन ये बहुत वैलिड सवाल है कि 2 घंटे का कंसल्टेंसी आपको इतना पैसा नहीं, उस पे मैंने सुना, उस पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन एक और इंटरव्यू में ये दिया कि मैंने उनसे कहा कि आप जो जनसुराज को फंड में देना चाहते हैं, तो उन्होंने 11 करोड़ दिए, उसका उन्होंने फिर बाद में लोग तो ये भी कह रहे हैं, पटना में आप घूमिए तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इनका भी कागज जो है वो बीजेपी नेताओं के पास है। अब उसका खुलासा बीजेपी क्यों नहीं कर रही है, बीजेपी का ही काम कर रहे हैं क्या प्रशांत किशोर, ये बात भी हो रही है, ये बात हो रही है, तो पूछ लेते हैं। हाँ बताया अखिलेश सर, ये बीजेपी का ही काम कर रहे थे तो बीजेपी के नेताओं को क्यों टारगेट? ये सम्राट चौधरी पर जैसे टूटे प्रशांत, ये सवाल गहरा सवाल है, मैं इसको डिसमिस नहीं कर सकता। नहीं, तो क्या बीजेपी ही अपने मोहरे मरवा रही है क्या? हाँ पूछिए, ये सवाल क्या बीजेपी के भीतर स्वच्छता अभियान चल रहा है, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन देखिए 2-3 बातें बहुत क्लियर हैं प्रशांत किशोर को लेकर के। पहली बात तो ये है कि बिहार, जहाँ पर की जाति की बात ज़्यादा होती है, इस चुनाव में भ्रष्टाचार, युवाओं के मुद्दे, रोजगार, बेरोजगार, ये सारे मुद्दे आ रहे हैं जो कि प्रशांत किशोर ने उठाए। तो ये चुनाव के स्केप पर, लैंडस्केप पर आ गए। और हमें ये भी दिखता है कि वो मुद्दे जो तेजस्वी 20 में उठा रहे थे उसको ओवरशैडो कर दिया प्रशांत लेकिन किशोर 20 में तेजस्वी को इसका फायदा मिला था। हाँ। युवाओं के जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, तो करेक्ट, युवाओं के वोट तेजस्वी की तरफ बड़ी संख्या में गए थे। हाँ। और इसी कारण उनका प्रदर्शन इतना अच्छा रहा था। इस बार युवाओं के जो वोट हैं वो बटेंगे, क्योंकि वो कुछ तेजस्वी को जाएंगे तो कुछ प्रशांत किशोर को भी जाएंगे, तो कुछ यहाँ भी रहेंगे। जो योजना की बात मैंने शुरुआत में की थी कि मोदी कल देने वाले, तो ये सब भी फायदा होगा। दूसरा क्या मुद्दा रहने वाला है? भ्रष्टाचार का मुद्दा। जैसे कि बीजेपी ने ये स्पष्ट कर दिया, जिससे भी हमारी ये बात हुई, कि देखिए हमारी पहली चिंता और प्राथमिकता है कि नीतीश कुमार की छवि को, जैसा खुद मनोरंजन ने भी कहा, कि कोई दाग नहीं लगा, उनकी छवि आज भी वैसी है। और ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार में जिस तरह की सरकारें 20 साल तक रहने के बाद भी उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। उनके पहले की जो सरकारें थी, सबने देखी है कि आज भी उनकी चर्चा किस तरह से लेकर के होती है। आज भी वो कैसे चल रहे हैं लालू यादव के ऊपर, उनके परिवार के लोगों के ऊपर, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर कोई दाग नहीं है। तो ये एक अपने आप में उनकी छवि। ये सम्राट चौधरी वाले पूरे प्रकरण में बीजेपी ने काउंटर उस तरीके से क्यों नहीं किया? सम्राट चौधरी खुद करेंगे, ये कर रहे हैं। यही बात कही गई कि सम्राट चौधरी खुद का बचाव करने में सक्षम है, और वो खुद अपना जवाब दे भी चुके हैं। यही बात कही। तो इससे ये पता लगता है कि बीजेपी के लिए प्राथमिकता है नीतीश कुमार, और बाकी जो लोग आते हैं भले कुर्बान हो जाए या कहें कि वो अपना खुद का बचाव करें ना। भाई आरोप तो उनके ऊपर व्यक्तिगत तौर पर लगाए जा रहे हैं, उससे पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के नाम को लेकर के, किसी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, या किसी का अपने काम को लेकर के अगर लग रहा है, तो वो बतौर बीजेपी नेता या बतौर बीजेपी के मंत्री के तौर पर तो उनके काम के ऊपर तो आरोप नहीं लगाए ना। तो व्यक्तिगत तौर पर अगर उनके ऊपर आरोप लगा तो वो अपना जवाब दें। ये बात बीजेपी ने। एक चीज और बता दीजिए अखिलेश जी, तो फिर जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो क्यों कह रहे हैं कि भाई इनको सफाई देनी चाहिए? क्या बीजेपी भी अपना पल्ला झाड़ रही है? सब ये कह रहे हैं कि अपनी सफाई देना ये खुद, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, क्योंकि व्यक्तिगत आरोप है, ये उनका कहना है। तो आप अपना डिप्टी सीएम क्यों मरवा रहे हो? मुझे ये बीजेपी से ये सवाल। सम्राट चौधरी, अभी शुरुआत में तो पूछा गया कि सम्राट चौधरी हर जगह गाड़ी में दिखते हैं, यहाँ दिखते हैं, वहाँ दिखते हैं, ऐसे वही तो ये पूछ रहे हैं कि जिसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी को साइड जरूर कह सकता हूँ कि इस चुनाव के बाद जबरदस्त टर्निंग होगी। टर्निंग के बाद नई लीडरशिप निकल करके आएगी, ये बात आप पक्के तौर पर मानिए। मतलब अभी जो करंट होगी या टर्निंग शुरू हो गई है, वही बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए चंदन, जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर,
सम्राट चौधरी टॉप लीडरशिप वाले हैं, टॉप लीडरशिप हैं। और अशोक चौधरी वो भी नहीं, अशोक चौधरी बाबा एकदम नीतीश कुमार के वो तो है ही नहीं। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के जो अगल बगल रहने वाले लोग हैं वो दो गुटों में हैं। करेक्ट। एक बीजेपी नहीं, संजय झा है, ललन सिंह है, एक वो जो एक बीजेपी की है, तरफ झुकाव नजर आता है और एक जो थोड़ा उधर और उसमें और भी जाति समीकरण वगैरह भी आ जाता है उसमें। तो ऐसे लोगों को ही प्रशांत किशोर टारगेट कर रहे हैं। तो इसलिए जो सवाल उठ रहा है, और ऊपर से नीरज कुमार का ये कहना है कि सम्राट चौधरी को जवाब देना चाहिए। और जो बोल रहे हैं अखिलेश सर की बीजेपी कह रही है कि भाई सम्राट चौधरी खुद अपना जवाब दे, क्योंकि जिस समय का ये आरोप है सम्राट चौधरी पर, उस समय तो बीजेपी से उनका कहीं कोई लेना देना नहीं है। वो तो बाद में 2016 में आए हैं, 2016-17 में आए हैं। हाँ, उस समय वो आरजेडी के विधायक थे। तो कहीं बात आगे बढ़, लालू यादव ने बचाया है। नहीं, लालू यादव ने अगर बचाया है तो सवाल धीरे धीरे कहीं आरजेडी तक न पहुंच जाए। और इसलिए चंदन, आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम लोगों ने बोले बिहार में आरजेडी प्रवक्ता को बुलाया था। उसके पहले भी हम लोग प्रशांत किशोर के इस रहस्योद्घाटन के बाद हम लोग जिससे भी कांग्रेस आरजेडी वाले से पूछते हैं कि क्या पहले आप लोग कहते थे कि बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर, अभी आप ये कहेंगे? अभी भी कोई मानने को तैयार नहीं। शायद उनको भी ये शक हो रहा है कि ऐसा तो नहीं, कुछ इंटरनल खेल चल रहा है। वही जो बात बोल रहे हैं, मैं थोड़ा बात बोल रहा हूँ जो वहाँ चाय और पान दुकान पे सुन लेकिन के चंदन मुझे लगता है कि थोड़ा मेरा सा इसमें कोई ब्रिलियंस नहीं है, वही सुन के आए हैं। पीके के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पीके ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं बीजेपी नेताओं पर, पूरा जो बिहार के रांची का समीकरण बदल गया, मुद्दे कम से कम बदल गए। पीके लगाते किसी ब्राह्मण नेता पे हिम्मत है तो लेकिन किसी पे लगाते। चंदन लेकिन यह भी देखना होगा मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जो है उन पे लगाया था। चंदन यह भी देखना हो कि पीके ने जिन नेताओं पर आरोप लगाए, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, ये सारे नेता जो है सीधे जो आरोप लगाए वो सीधे उन आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हैं। बल्कि अशोक चौधरी पर लगा, उनकी बेटी क्या बोली, सांबी चौधरी का बयान पढ़ रहा था कि हमारे ससुर को लेके बात कर रहे थे। मतलब वो अपने ससुर को लेके बात कर रही है कि वो ऐसे थे, उन पर आरोप तो डिफ्लेक्ट। अशोक चौधरी ने कहा क्या पता मेरी वाइफ ने लिया होगा, लिया नहीं है। तो जिस तरह का आरोप सीधे लगा रहे हैं, कोई भी नेता जिन पर आरोप लगा हुआ है, कोई खुल के सामने जो है अपने बचाव में आ रहा है, ना कुछ बोल रहा है, यानी साइलेंट है। ये भी कह रहे हैं कि जितने आरोप लगे हैं सब पहले से ही पब्लिक डोमेन में है, वही तो मैंने कोई नया डिस्क्लोजर नहीं है कि कोई नई बात कही हो। उसको पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, उतने माइक मुद्दा बना दिया। लेकिन एक आपके पास समय के मैं एक चीज में चलते चलते बताऊं कि कल मेरी एक बात हो रही थी। हमारे भैया हैं, पटना में रहते हैं, सरकारी कर्मचारी थे, कुछ दिन पहले रिटायर किए। उन्होंने मुझसे पूछा बिहार की, मैंने कहा मैं तो दिल्ली में हूँ, मैंने पूछा वहाँ प्रशांत किशोर की क्या स्थिति है। उनका ये कहना था, मैं इसलिए ये कहानी सुना रहा हूँ कि वो सरकारी कर्मचारी हैं और जाहिर है अगली जाति से आते हैं। उनका ये कहना था कि प्रशांत किशोर को आप लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं दिल्ली में बैठ। करेक्ट। मैंने हालांकि उनसे पूछा कि नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा, हम लोग भी बात कर रहे हैं। मैं तो शुरू से कह रहा हूं 10 सीट तो मैं बाद में आपको समझाऊंगा तुमको कि क्या डायनामिक्स चेंज हो रहा है राजनीति में। अब या तो ये केवल अगड़ी जाति की सोच है, तब तो ये भी बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं। अगर सच, मैं नहीं जानता हूँ कि ये क्या सबकी सोच है, या चूंकि वो अभी तक मैं देखता था कि वो प्रो बीजेपी प्रो मोदी मैं देखता था उनका रुझान रहता था, लेकिन अगर वो प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं तो पता नहीं है। बिहार में मैंने जितना भी बाबा का ढाबा किया, उसमें जो यंग लोग थे ना लड़के, वो पीके का नाम ले रहे हैं। और जो मिडिल एज वाले हैं ना 40+ वाले, वो सब बोलते हैं। एक बहुत क्लासिक है, एक लाइन बोला एक आदमी ने, बोला अभी तो पीके साहब का पॉलिटिक्स बुझा नहीं रहा है क्या कर रहे हैं। तो वो जो बुझा नहीं रहा है ना, वो कीवर्ड है। जब कोई बिहारी बोले कि बुझा नहीं रहा है, ये चुनाव मेरा प्रेडिक्शन सुन लीजिए, ये चुनाव पीके का चुनाव नहीं है। ये वाला चुनाव, आगे वाला जो चुनाव होगा उसमें होगा तो होगा। इस बार आप उनको फैक्टर नहीं मान रहे हैं? बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा समय एक्सटेंड कर देता हूं, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट चीज थी जिसपे हमें लगता है जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए। सी वोटर का एक सर्वे आया कि सीएम की चॉइस को लेकर आंकड़े हैं, जल्दी से शॉर्ट ब्रीफ में इस पे एक टिप्पणी में चाहूंगा आप लोगों की। नीतीश कुमार फरवरी में 18% से शुरू हुए, अब सितंबर में वो 16% पर आ गए हैं। अखिलेश सर, ठीक है। चिराग पासवान 4% से शुरू हुए, 10% पर सितंबर में है। तेजस्वी यादव 41% फरवरी में थे, 36% पर आ गए हैं। बीच में 35 हुए थे जून में, और अगस्त में 31 हो गए थे, मतलब गिर के फिर उठे हैं ऊपर। सम्राट चौधरी 8 पे खुले थे, मतलब फरवरी में, और जून में 10, अगस्त में 10 और फिर सितंबर में 7, यानी डेंट जरूर हो रहा है सम्राट चौधरी की इमेज में। पीके की बात कर लेते हैं, 15 में थे, 15% फरवरी, जून में 16, अगस्त में 22, सितंबर में 23%। क्या कह रहे हैं इसी वोटर के सर्वे के ये आंकड़े, कैसे आप लोग इसको देख रहे हैं?
तेजस्वी की Short, तो short. इसका मतलब अभी भी सबसे ज्यादा लोकप्रियता है ठीक है। सर्वे के हिसाब से, लेकिन नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता वो बनी हुई है, वो कम नहीं हुई है, वो आंकड़ों के परे है। आंकड़ों के परे है। उस पर आप उसको इस तरह से नाप नहीं सकते, क्योंकि वो तो जब परिणाम आएगा तब आपको पता लगेगा। लेकिन जो चिंता की बात होगी वो तेजस्वी के लिए इसलिए भी होगी क्योंकि जो यात्रा बीच में राहुल गांधी की हुई उस दौरान उनकी डेंट किया उसने डिप आरजेडी देखने को। आया ठीक है। शायद वही कारण है कि उन्होंने अलग से फिर अपनी यात्रा करने का फैसला किया। ठीक है। और जो प्रशांत किशोर की पीके की आप बात कर रहे हैं, वो उसी तरह से आंकड़े दिख रहे हैं जो कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसा मैंने कहा, लेकिन वो तो बने भी ना जब आंकड़े दिखे थे 2 बार। मैं आगे वही कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल तो पहले चुनाव में तो नहीं बने थे। हाँ, पहले चुनाव में तो उन्होंने स्टार्टिंग में अपना जोर मारा था। इस बार वो जोर लगा रहे हैं, लेकिन पीके के लिए आगे तो भविष्य क्या में पता काफी वही पहले गुंजाइश चुनाव वाला कुछ संभावना हो जाए जिसमें बिहार अरविंद बहुत- केजरीवाल, बिहार हाँ बहुत वैसे बिहार में ये complex असंभव है और जैसा नजर आता है। ठीक है, ग्रामीण इलाका ज्यादा है, जल्दी से एक इलाका कम टिप्पणी। है। बिहार इज Not नॉट for फॉर beginners। बिगनर्स। ठीक है, जल्दी से। अभी टाइम लगेगा। तो वही ये जो सीएम की पसंद वाला आंकड़ा है वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसी सर्वे में आप जब सीटों का आंकड़ा देखेंगे तो मुझे याद है कि वो जनसुराज को 0 सीट दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि जो सीएम में पहली पसंद है उन्हीं की पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो हम सब इस बात पे सहमत है कि पीके इस चुनाव का एक्स फैक्टर है। वो किसका खेल खराब करेंगे, देखने वाली बात यही है। क्या उनका खेल बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक चीज मत भूलिए कि 20% जो वोट है ना, वो ना महागठबंधन को जाता है ना एनडीए को जाता है। तो वो 20% वो में कहाँ आप play कर स्विंग सकते होगा। ठीक है, लास्ट प्रशांत सर। नहीं, प्रशांत किशोर की बात तो काफ़ी हो गई। मुझे लगता है सर्वे जो होता है आजकल वो वोकल जो लोग होते हैं वही सर्वे में ठीक आते है, हैं। हाँ। और आप हमेशा देखिएगा, पिछले कई चुनावों से मैं देख रहा हूँ, हरियाणा, दिल्ली में भी। और बीजेपी का वोटर बहुत वोकल नहीं होता है, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर परसेप्शन। पहले होता था, अब मैं देखता हूँ वो ज्यादा शांत रहता है। आप कभी भी फील्ड में जाइएगा आप तो कौन गांव में गए हैं, कोई किस गांव में वो गए हैं, सारी किस तरह बातें के हैं। बिहार में ठीक तो है, कितना ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्लोजिंग करेंगे राजीव सर लास्ट। बिल्कुल सही कही कि जिस तरह से तेजस्वी का नंबर 1 है, सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, और जिस तरह का तेजस्वी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, और कांग्रेस के साथ अलायंस है, तो वैसे लग रहा है कि महागठबंधन का अगर जीतता है तो चुनाव के बाद तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। और यही वजह है कि जो सर्वे जो आ रहा है उसमें तेजस्वी का नंबर जो है सबसे ऊपर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये तो आपने तमाम मेहमानों की, हमारे तमाम कलीग्स की राय आपने सुनी। अगले हफ्ते एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे बिहार चुनाव में तमाम अंदर की जानकारियां लेकर। इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते देखते रहिए बोले बिहार, और इस कार्यक्रम को लेकर आपके तमाम राय सुझाव आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ साझा करें। और अगले हफ्ते किन विषयों पर बातचीत हो सकती है ये सब भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम अक्सर आपके कमेंट जो हैं वो पढ़ते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।